First one is amortized cost. Second one is fair value through PL. फेयर वैल्यू थ्रू पीएल को और किसी नाम से भी जाना जाता है क्या? फेयर वैल्यू थ्रू पीएल, आज पहली बार तो नहीं सुना ना आपने? पहले सुना हुआ है, सुना सुना सा लगता है ये नाम। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। इसका दूसरा नाम भी है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। आगे जब आएगा वो लिखा हुआ तो मिल जाएगा आपको, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब दिया हुआ है आपके पास। जो ये शीट है इसमें कोशिश करिए कि आपको कम से कम लिखना पड़े। जो क्वेश्चन है वो तो सारे ही लिखने पड़ेंगे, आंसर उसके। एक क्वेश्चन का आंसर भी छाप के दिया है। नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के तो सबके आंसर दिए हैं। जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक सिचुएशन आपको दे दी जाएगी और उस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, उसके तो मैंने सारे आंसर दिए हैं, ताकि आपको ये मालूम रहे कि आपको लिखना क्या है। यहाँ तो आप एक लाइन में अभी निपटा दोगे उस आंसर को, पर एग्जाम में एक लाइन में निपटाया तो अपन निपट जाएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी दी है कि आप क्या क्या लिख सको। थर्ड वन इज फेयर वैल्यू थ्रू अदर comprehensive income. It's like a reserve account. जैसे हम रिजर्व मेथड की बात करते हैं ना, पहली मेथड हो गई अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट मतलब किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट की। तो यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट टू कैलकुलेट अमोर्टाइज कॉस्ट। आप सबको आता है ऐसा मैं मानता हूं, अभी पता चल जाएगा, डोंट वरी। दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू पीएल, झगड़ा ही नहीं है। जो भी चेंज होगा सारे चेंज को कहां रिकॉग्नाइज करो? P&L में रिकॉग्नाइज करो। जो भी गेन हो रहा है P&L, लॉस हो रहा है P&L, सबका मालिक P&L, दिमाग लगाना ही नहीं। जो भी चेंज आए किसी भी वैल्यू में रिकॉग्नाइज करो और उठा के डंप कर दो P&L में। तो वो मेथड क्या होती है? फेयर वैल्यू थ्रू PL मेथड। और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, तो हम इसको इनकम अभी नहीं मानते। हम क्या करते हैं, इसको एक सेपरेट अकाउंट में लेके जाते हैं, और जैसे हम उसको रिजर्व मेंटेन करते हैं ना किसी चीज का, ये चेंज आया तो रिजर्व है अनरियलाइज गेन या लॉस का, वैसे ही एक रिजर्व क्रिएट करो और एंजॉय करो। तो ये तीन मेथड हमारे पास हमारे इंड एस ने हमको दी है कि हम क्या कर सकें, क्लासिफाई कर सकें ऑफ फाइनेंशियल असेट। अब दूसरा झगड़ा, तीन मेथड तो दे दी, किस मेथड को किस सर्कमस्टांसेस में यूज करना, कि हम कब अमोर्टाइज कॉस्ट की बात करें, कब फेयर वैल्यू की बात करें, कब फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करें। तो बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? तो हमारे लिए उन्होंने दो कंडीशन दे दी, हमको दो बेसिस दे दिए कि आपको दो टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और उन दो टेस्ट को लगाने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस मेथड को फॉलो करना है, या इस इंड एस के थ्रू अकाउंटिंग करना भी है या नहीं करना। फर्स्ट वन इज बिजनेस मॉडल, कि आपको क्या देखना है, एंटिटी का बिजनेस मॉडल, कि आप कैसे अपनी फाइनेंशियल असेट को मैनेज करते हो। फाइनेंशियल असेट को इंडिविजुअली मैनेज करते हो या फाइनेंशियल असेट को एज अ ब्लॉक मैनेज करते हो। अगर आप फाइनेंशियल असेट को एज अ ब्लॉक मैनेज करते हो तो बिजनेस मॉडल सक्सेस है। अगर आप इंडिविजुअल असेट के बेसिस पे उसका वैल्यूएशन करते हो तो आपका बिजनेस मॉडल सक्सेस नहीं है। तब आपका बिजनेस मॉडल क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल बेस्ड हो जाएगा, और इंडिविजुअल बेस्ड हो जाएगा तो आप सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाओगे। अंडर दैट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल असेट के साथ क्या कैश फ्लो एसोसिएटेड है वो हमको इवैल्यूएट करना। क्या वो हमको प्रॉपरली मिलेंगे, क्या हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, क्या हमने ऐसी कोई असेट पास्ट में खरीदी थी, पास्ट में उसके ऊपर जो हमारा इनफ्लो था वो प्रॉपर था,
जैसा हमने सोचा था वैसा ही आया था या उसमें कोई चेंज हो गया था, ये सारी चीजों को हमको इवैल्यूएट करना होगा अंडर दैट क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में दो चीजों को देखना जरूरी, पहला बिजनेस मॉडल और दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला टेस्ट हमको अप्लाई करना है बिजनेस मॉडल टेस्ट। तो जब हम बिजनेस मॉडल टेस्ट की बात करेंगे तो ये कहां से हमको बताया गया है, ये हमको बताया गया है इंड AS 109 से। तो इंड AS 109 में हमको क्या देखना है, इक्विटी टू क्लासिफाई फाइनेंशियल असेट ऑन द बेसिस ऑफ एंटिटीज बिजनेस मॉडल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल असेट। कि हमको फाइनेंशियल असेट को मैनेज करने के लिए हम कौन से मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं या हम ओवरऑल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो वो टेस्ट हमको कौन रिकमेंड करके देता है, इंड AS 109। जो हमारे पास एंटिटी है वो असेस करेगी कि फाइनेंशियल असेट जितनी भी उसके पास है वो जिस कंडीशन में इशू की गई थी, जिन पर्पस के लिए इशू करी थी, जितने इनफ्लोज उसके साथ एसोसिएटेड थे वो प्रॉपरली हमको मिले या नहीं मिले। और ये इवैल्यूएशन कौन करेगा, की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन इज डिफाइंड इन रिलेटेड पार्टी अंडर इंड AS नंबर 24। इंड AS नंबर 24 में रिलेटेड पार्टी के बारे में डील किया है। रिलेटेड पार्टी में मैनेजरियल पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है। मैनेजरियल पर्सन वहां से उठाएंगे जो इवैल्यूएट करके हमको बताएंगे कि भैया हमने किस मॉडल का यूज किया, इसका एसोसिएटेड कंडीशन प्लस माइनस क्या है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया कि मेरे को हर साल इतना इतना अमाउंट इनफ्लो में मिलेगा, किसी रीजन से वो नहीं मिला। तो अगर किसी रीजन से वो हमको नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इन दैट सर्कमस्टांसेस हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम ये मान लें कि यह गलत लग गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा, इंड AS गलत लग गया, या हम उसको किसी और तरीके से फेयर वैल्यू के थ्रू या अमोर्टाइजेशन के थ्रू अपनी मेथड को बदल दें और खड़ा कर दें? ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसा ही चलेंगे। परफॉर्मेंस हमको नहीं मालूम होता, हम इन्वेस्ट करते हैं पर उसका परफॉर्मेंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस हमारे कंट्रोल में हो सकता है क्या? हम इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ आवर बेस्ट एफर्ट, विथ आवर बेस्ट एक्सपेक्टेशन, पर वो एक्सपेक्टेशन को मीट आउट करके देगा ये जरूरी नहीं है। और जब ये जरूरी नहीं है तो ये माना जाएगा कि आपका जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर है और प्रॉपर तरीके से ही आप सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, हमको क्या देखना है, फाइनेंशियल असेट को ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल असेट के बेसिस पे इवैल्यूएट करना है। हमारा ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो हमको क्या देखना है, ग्रुप ऑफ असेट के बेसिस पे देखना है, इंडिविजुअल असेट के बेसिस पे नहीं देखना है। तो हमारा मैनेजमेंट ये नहीं चाहता कि इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट अप्रोच का यूज करें फॉर क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करें, ग्रुप बेसिस पे रादर देन इंडिविजुअल बेसिस। तो यहां हमको इंडिविजुअल बेसिस का यूज नहीं करना है, यहां हमको किसका यूज करना है, ग्रुप बेसिस का। अगर हमारा असेसमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो इस सिनेरियो को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला है, वर्स्ट केस और स्ट्रेस केस सिनेरियो। अगर आपने जो सोचा था उतना रिटर्न नहीं मिला, जो टर्म एंड कंडीशन सोची थी उसके हिसाब से सिचुएशन के साथ आप डील नहीं कर पाए, तो ये स्पेसिफिक सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट केस सिनेरियो और स्ट्रेस केस सिनेरियो। तो स्ट्रेस केस सिनेरियो या वर्स्ट केस सिनेरियो हो भी जाए तो भी हमारी अकाउंटिंग पे इसका कोई फर्क नहीं होना चाहिए जो पास्ट में था।
लेकिन अगर मैं नया इन्वेस्टमेंट करूंगा तो नया इन्वेस्टमेंट करते समय फिर इन सारी सिचुएशन को वापस से इवैल्यूएट करूंगा कि इसने परफॉर्म नहीं किया तो अब क्या, इसने ऐसा किया तो अब क्या, वो सारी कंडीशन को जो टर्म एंड कंडीशन थी इन्वेस्टमेंट की उन सबको रिव्यू करूंगा बिफोर डिसाइडिंग द न्यू इन्वेस्टमेंट। तो पुराने के लिए झगड़ा नहीं है, पर नए के लिए हमको ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, CCFC टेस्ट। पहला हमने कौन सा लगाया, BM टेस्ट। BM टेस्ट बोलो तो बिजनेस मॉडल टेस्ट, और दूसरा कैश फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका टेस्ट हम करेंगे। सर एब्सोल्युटली डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब सर यू रिलाय ऑन मैनेजमेंट ना, यू रिलाय ना, मैनेजरियल पर्सन पे रिलाय करते हो ना, बिजनेस उन्हीं से चल रहा है ना, तो उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन लोगे ना जो भी लेना है। अब आप बोलोगे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा है? हाँ तो ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल पूरा मैनेजमेंट है ना, पावर किसी को भी दे दो, रिस्पॉन्सिबल कौन, मैनेजमेंट। हमसे क्या बोला, इन डेज 24 में जो मैनेजरियल पर्सन की लिस्ट है उनकी रिकमेंडेशन के बाद अपन बात करेंगे, उसके पहले अपन बात नहीं करेंगे। तो फिर अपन दिमाग क्यों लगाएंगे? अपन तो अपने मोटी मोटी काम की चीजें पकड़ रहे हैं। एब्सोल्युटली है, लेकिन मैनेजमेंट ऐसा कभी करेगा नहीं, क्योंकि आप जब रिपोर्ट लोगे तो आप उस पर काउंटर सारे एक्सप्लेनेशन मांगोगे या आंख बंद करके और एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे? वो अधिकार किसके स्कोप में लिमिटेशन आ गई? तो उनके पास पावर किस चीज की है? टेस्ट लगाने की। लगाए ना भाई, टेस्ट ही लगाना ना, अपने को टेंशन लेना टेस्ट लगाने का। अपने को किससे मतलब है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग से। हाँ मतलब डिस्क्लोजर और मेथड ऑफ अकाउंटिंग वो अपने हाथ में है, टेस्ट लगाने क्यों बैठना? फिर तो ब्लैक-शूल मॉडल से इवैल्यूएशन भी करने बैठ जाते हैं अपन। ब्लैक-शूल मॉडल आपने पढ़ा है, AS 30, 31, 32 ने भी ब्लैक-शूल मॉडल गले डाल दिया, इसने भी ब्लैक-शूल मॉडल गले डाल दिया। फेयर वैल्यू निकालोगे कैसे? फेयर वैल्यू निकालने के लिए तो भैया ब्लैक-शूल मॉडल की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो आप निकालोगे बैठ के, मैनेजमेंट को बोलोगे ना निकाल के दे। लॉजिकल। अपनी जिंदगी आसान रखो, अपनी जिंदगी क्यों टिपिकल करते हो? हाँ, इफ यू आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सो अगेन इन डेज 109 कि जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो हमको कैश फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक को इवैल्यूएट करना है। हमको सबसे पहले देखना है कि क्या फाइनेंशियल एसेट को हमने बिजनेस मॉडल के अंदर हेल्ड किया है। जवाब है हाँ। तो ऑब्जेक्ट इज टू होल्ड एसेट टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और विद इन अ बिजनेस मॉडल whose objective is achieved by both collecting contractual cash flow and selling financial asset। आपका ऑब्जेक्ट क्या है?
आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ कैश फ्लो लेना है उससे और असेट को अपने पास रखना है, या आपका ऑब्जेक्ट सब्सिक्वेंटली असेट को भी बेचना है, कैश फ्लो भी जनरेट करना और असेट को भी बेचना, या सिर्फ असेट को बेचना। 3 ऑब्जेक्ट हो गए। एक आन दो, कैश इनफ्लो हर साल चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमने अभी देखा था कि जो परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग लाइफ, हमको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो क्या है, इंटरेस्ट मिलता रहे, नो प्रॉब्लम। दूसरा एप्रिसिएशन, शेयर्स, कि मेरे को क्या चाहिए, आई एम नॉट कंसर्न विद डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड दे मत दे, कंपनी के शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, और एक सर्टेन पीरियड के बाद मैं उसको बेच दूंगा, कैन बी माई ऑब्जेक्ट। तीसरा रेगुलर इनकम भी रहे और एप्रिसिएशन भी रहे, मैं उसको बेच भी सकूं, दोनों सिचुएशन के साथ डील करना। तो मेरा टेस्ट कहां तक जाएगा, इस क्राइटेरिया को मीट आउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। स्टॉक मार्केट में अचानक से गिरावट आती है ड्यू टू एनी रीजन। 2008 में जो रिसेशन आया था उसके प्राइस जो उस समय थे, कई सारे शेयर हैं जो उससे आज भी 25% प्राइस पे ही बैठे हुए हैं, या 10% प्राइस पे बैठे हैं, या कुछ तो डीलिस्ट हो गए। आपका ऑब्जेक्ट पूरा हुआ? उन सारे शेयर्स के बारे में बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट पूरा ही नहीं हुआ, हमको कैश फ्लो नहीं मिला, मार्केट प्राइस गिरती चली गई उन शेयर्स की, डीलिस्ट हो गए, तो सेल करने वाला ऑप्शन क्लोज हो गया, इनकम रेगुलर बंद हो गई, मेरे ऑब्जेक्ट पूरे खत्म हो गए। इन दैट सर्कमस्टांसेस अब मेरे को सोचना पड़ेगा कि मेरे को उन सारी एसेट के साथ क्या करना है, कैसे डील करूं। तो क्या वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आके खड़े होंगे? नहीं हो सकते, बाहर। क्राइटेरिया कोई मीट आउट नहीं कर रहे, तो जब क्राइटेरिया ही मीट आउट नहीं होगा तो फिर अकाउंटिंग के जैसे कैसे कर पाओगे, कैसे लेके आओगे फेयर वैल्यू को? एसेट तो डीलिस्ट हो गई, फेयर वैल्यू आएगी कैसे? इन दैट सर्कमस्टांसेस हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उसको बाहर करेंगे कि भैया बाहर जाओ और किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाके और अपने इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करो, हमको जरूरत नहीं है। इसलिए ये 2 टेस्ट लगाना जरूरी है। एक, बिजनेस में जो हम फाइनेंशियल असेट के साथ डील करते हैं उसकी पॉलिसी जो किस बेसिस पे होनी चाहिए, मोस्ट प्रेफरेबली उसने क्या कहा है, ग्रुप बेसिस पे, इंडिविजुअल असेट बेसिस पे नहीं खेलेंगे, ग्रुप बना लो, ये डेट इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप, ये इक्विटी का ग्रुप, ये अनलिस्टेड का ग्रुप, ये सब्सिडरी का ग्रुप। अब इसके हिसाब से सबके अलग अलग विजन हो गए, सबके अलग अलग विजन हो गए, तो सबके अलग अलग विजन को हम मीट आउट कर पा रहे हैं क्या? यस, ओके, आ जाओ, नो, चलो देखते हैं दूसरा क्या बोलता है, क्या कैश फ्लो जनरेट हो रहा है? यस, आ जाओ, नो, बाहर जाओ, लाइक दैट। इस तरीके से हमको सारे टेस्ट को करना पड़ेगा। अब एक चीज बताइए, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब फैक्ट हैं। मैनेजमेंट रिपोर्ट देगा भी तो इसको गलत कैसे दे पाएगा? मेरे को कैश फ्लो चाहिए तो मेरी बुक्स में तो दिखना चाहिए, मिलेगा वाली पोजीशन पे तो अकाउंटिंग नहीं होगी ना। सर्टन इट आज है तो अकाउंटिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आपने नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ी है, दैट आई एज्यूम अगेन, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हेन प्रपोज्ड डिविडेंड इज इनकॉर्पोरेटेड बाय कंपनी इन देयर बुक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड को कंपनी अपनी बुक्स में कब इनकॉर्पोरेट करती है? ये कौन है? गिवर। मैं बात कर रहा हूं रिसीवर की। आई एम अ ओनर, आई एम अ होल्डर। एग्रूवल बेसिस पे करना है, जब डिक्लेयर होगा तब मुझे इनकॉर्पोरेट करना है। पक्का? लॉक कर दूं? चुप। 1 2 3 नॉट अलाउड। उनके अलावा तो बात कर लूं, मैं पुराने खिलाड़ियों से तो बात कर लूं। देखिए मैडम, जब डिक्लेयर होगा तब इनकॉर्पोरेट करूं,
ओके, व्हेन इट इज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन एक्स डिविडेंड बेसिस, as on that date right to receive dividend established, उसके बाद में शेयर बेच भी दूंगा तो भी डिविडेंड मुझे मिलेगा। ऐसा आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में भी पढ़ा है, आई बिलीव। सर बोनस, डिविडेंड, राइट इशू, इन तीनों के लिए अकाउंटिंग शुड बी ऑन एक्स बेसिस। एक्स डिविडेंड हो जाए, एक्स बोनस हो जाए, एक्स राइट हो जाए, इन द मार्केट यू शुड रिकॉग्नाइज। क्योंकि म्यूचुअल फंड तो M2M कंसेप्ट का यूज करता है। जब वो M2M कंसेप्ट का यूज करता है तो ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करना उसके लिए तो मैंडेटरी हो गया। बीइंग एज अ कंपनी में नीबी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 दिन का फर्क पड़ता है मेरे को, डेट ऑफ डिक्लेरेशन में, उसके बाद डेट ऑफ बुक क्लोजर में, और उसके बाद मेरे को पैसा मिल गया, नो इश्यू। लेकिन जब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं जो रोज अपनी एनएवी कैलकुलेट करती है, उसके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की प्राइस है वो उस एनएवी के ऊपर बेस्ड है, तो मैं एक दिन का भी डिले कैसे कर सकता हूं? मेरे को तो उसी बेसिस पे उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एक दूसरा, आप लोगों ने एनबीएफसी की अकाउंटिंग पढ़ी, आई बिलीव, है ना? उसमें भी तो है इनकम को बुक करने के लिए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को बुक करना है तो यही सारी चीजें आके खड़ी हो जाती हैं फिर से। किसे भूल सकते हैं इसको? नॉट अलाउड, भूलना नॉट अलाउड। डेट ऑफ डिक्लेरेशन तो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में होगा। डेट ऑफ डिक्लेरेशन होता है, लेकिन किस केस में होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि हम उसके शेयर बेच ही नहीं सकते, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम प्रपोज बेसिस पे इसलिए उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते क्योंकि चेंज करने का अधिकार है टिल एजीएम, एजीएम तक वो बदल सकता है, इसलिए हम उसको प्रपोज्ड प्रोविजन बेसिस पे इनकॉर्पोरेट नहीं करते। पर एजीएम में जिस दिन अप्रूव हो गया, डिक्लेयर हो गया, इनकॉर्पोरेट कर लो। अकाउंटिंग ऐसे डिसाइड होती है। तो हमको भी जब ये सारी चीजें देखना है तो ये तो सब बुक्स में आने वाली हैं। मैनेजमेंट कभी गलत रिपोर्ट नहीं दे पाएगा, ये चीज यहां क्लियर होती है कि मैनेजमेंट गलत रिपोर्ट देके करेगा क्या। आपको भी तो दिख रहा है, इफ यू आर ऑडिटर तो आपको ये सारी चीजें दिखेगी। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट मैनेजरियल पर्सन तो आपको सामने वाले को जस्टिफाई करने के लिए रिपोर्ट देना है। जस्टिफिकेशन तो पूरा चाहिए ना फिर। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि मैनेजमेंट गलत रिपोर्ट दे देगा, हमारी डिपेंडेंसी हो जाएगी, नथिंग। जो होगा वो एक्चुअल होगा, ऐसा नॉर्मली माना जाता है। और दूसरी चीज इसके लिए देखनी होगी बेसिक लैंडिंग एग्रीमेंट। अगर मैंने लैंडिंग पे पैसा दिया हुआ है, मैंने पैसा लैंड किया हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्या इवैल्यूट करना पड़ेगा? बेसिक लैंडिंग एग्रीमेंट को इवैल्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगा कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की पोजीशन को, उसके पहले नहीं कर पाऊंगा। जैसे अभी हमारा जो क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 6th ईयर तक इंटरेस्ट नहीं दिया तो 7th ईयर में रीशेड्यूल हुआ एंड देन 8th ईयर में हमको एक सर्टेन अमाउंट देना है। ये तो सब हमने एग्जाम्पल में सामने लिख दिया। प्रैक्टिकल लाइफ में इसी सिचुएशन को इवैल्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये बेसिक लोन एग्रीमेंट को देखना पड़ेगा। बेसिक लोन एग्रीमेंट देखोगे, उसके बाद आप डिफॉल्टर हो तो बैंक की तरफ से जो आपके पास लेटर आए हैं वो आप देखोगे, फिर उसके बाद आपने क्या एप्लीकेशन दी है फॉर रीशेड्यूलमेंट वो देखोगे, किन कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन पे उसने आपके अकाउंट को रीशेड्यूल किया है, कब उसका आउटफ्लो आपके पास से होने वाला है। यहाँ तो हमने समरी बना के सामने रख दिया आपके और आपने उसको इवैल्यूट कर लिया और वैल्यू निकाल ली कि साहब 2,38,000 रुपए का एक्सेस पेमेंट करना है, डन, एक काम हो गया। लेकिन जब टेस्ट अप्लाई करना है तो टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेंगे? ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट को लाके खड़ा करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपका आउटफ्लो होगा या नहीं होगा।
इनफ्लो होगा या नहीं होगा। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल होगा उसको हम किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे इन बुक्स? फेयर वैल्यू पे। कब? इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के समय, जब मैं उस लोन को अपनी बुक्स में लूंगा। कोई भी लैंड है, लैंडिंग मनी है, उसको मैं जब अपनी बुक्स में लूंगा तो मुझे किस वैल्यू पे उसको लेना है? फेयर वैल्यू पे। कुछ केस है जिसमें मैं अमोर्टाइज कॉस्ट का यूज करता हूं, पर अदरवाइज नॉर्मली हम किसकी बात करते हैं? फेयर वैल्यू पे। प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज ओवर द लाइफ ऑफ फाइनेंशियल असेट। उस फाइनेंशियल असेट की लाइफ में उसके प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक प्रिंसिपल है आखिरी तक वही प्रिंसिपल रहे। कई सारी स्कीम होती है जिसमें मैंने आज 25 लाख रुपए दे दिए, 5 साल बाद वो मुझे उसमें से 5 लाख रुपए वापस कर देगा, 6 साल के बाद फिर 5 लाख वापस कर देगा, 8 साल के बाद फिर 5 लाख वापस कर देगा। लाइक दैट मनी बैक प्लान LIC में भी होते हैं और इन्वेस्टमेंट में भी होते हैं। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं वो ये सारे काम करती हैं। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस प्रिंसिपल में चेंज ओवर द पीरियड। ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक जैसा ही होगा शुरू से लेकर आखिरी तक। अब ये डिसाइड करना साहब कि जो फाइनेंशियल एसेट है ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या डेट इंस्ट्रूमेंट है। फिर झगड़ा आ गया। तो होल्डर को क्या करना पड़ेगा? होल्डर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। होल्डर को देखना है कि इश्यूअर ने उसको कहां क्लासिफाई किया है। होल्डर क्या देखेगा कि इश्यूअर ने उस इंस्ट्रूमेंट को कहां क्लासिफाई किया है। जिस तरीके से इश्यूअर ने क्लासिफाई किया है उस तरीके से होल्डर को अपनी बुक्स में उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी अगर क्लासिफाई किया है बाय इश्यूअर एज पर इंड एज 32, तो होल्डर क्या करेगा? होल्डर 109 को अप्लाई करेगा और साथ में क्या करेगा? उसको क्लासिफाई करेगा एज ए इक्विटी। इश्यूअर की इक्विटी तो मेरी भी इक्विटी। ये नॉर्मल केस है। एक्सेप्शनल केस में है अगर इश्यूअर ने इंड एज 32 की एक्सेप्शनल रूल के अगेंस्ट में उसको क्लासिफिकेशन किया है अंडर इक्विटी, तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे लिए वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। एक्सेप्शनल रूल जो दिए हुए हैं 16A, 16B, 16C और 16D में दिए हुए हैं, क्या है अभी उसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो मैं लिखवा सकता हूं, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उस पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत अभी नहीं है। क्योंकि जब वो एक्सेप्शनल रूल की बात करोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में इंड एज फिजिकल आपके सामने रखा हुआ होगा जिसमें से पढ़ के आप ये इवैल्यूएट कर सकते हो। एग्जाम में ये एक्सेप्शनल रूल नहीं पूछेगा क्योंकि वो वैसे ही इतना बड़ी कहानी है कि उसमें से जाके वो एक एक्सेप्शनल रूल निकाल कर आपको निपटाने की कोशिश करे तो नहीं करेगा, वो ऐसे ही निपटा लेगा आपको। बहुत सारी जगह उसके पास। ठीक है। और अगर सामने वाले ने इसको डेट इंस्ट्रूमेंट माना है अंडर इंड एज 32, तो हम भी उसको क्या मान लेंगे? 109 में डेट इंस्ट्रूमेंट। सामने वाले ने नॉर्मल कंडीशन में डेट माना है, मेरे लिए भी डेट है। सामने वाले ने इक्विटी मारा है, मेरे लिए भी इक्विटी है। लेकिन सामने वाले ने इक्विटी एक्सेप्शनल रूल में माना है। जैसे अपन ने वो एक्सेप्शनल रूल में क्या समझा था? वो पुटेबल, नॉन पुटेबल और प्रेफरेंस, जिसमें कौन सा ऑप्शन? डिविडेंड पेमेंट का ऑप्शन किसके पास है? इशूअर के पास है। रिडम्पशन का ऑप्शन इशूअर के पास है। ऐसी कंडीशन अभी अपन ने सब समझी ना, तो वही सारी कंडीशन है जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वही सारी कंडीशन है कि जब ऐसी सारी चीजें होंगी तो हम उसको कहां क्लासिफाई कर देते हैं? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। तो इशूअर उसको कहां क्लासिफाई करेगा? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन मेरे लिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो मेरे लिए क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसका एक सर्टेन पीरियड के बाद मुझे क्या मिलने वाला है? रीपेमेंट मिलने वाला है।
रेगुलर क्या होने वाली है, कैश फ्लोज मिलने वाले हैं, ओके, देन इट इज पार्ट ऑफ